माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपके जो भी कमेंट्स हों, व्यूज़ हों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन भी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उस पोर्शन के अंदर हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके बारे में हमने पूरी जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, थैंक यू। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 किस पे डिपेंड है? मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति। ओके, तो इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस with a velocity just sufficient to carry it to infinity if a is the radius of earth. Prove that the time is taken in reaching a height h is this. ठीक है, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के परत से ऊपर की ओर फेंका जाता है किसी वेलोसिटी से। वेलोसिटी दे नहीं रखी इसने, किसी वेलोसिटी से इस कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है। कैसे फेंका जाता है कि ये पार्टिकल कहाँ तक चला जाए? इन्फिनिटी तक चला जाए। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं सवाल के अंदर। वेलोसिटी इतनी है कि ये पार्टिकल कहाँ तक चला जाए? इन्फिनिटी तक। उस वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करे? अगर अर्थ की रेडियस ए हो, जमीन की रेडियस कितनी हो? ए हो, तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, पार्टिकल एच हाइट पर इतने समय के बाद पहुंचेगा। ठीक है, जमीन से, फॉर एग्जांपल ये जमीन है, यहाँ से पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ से एच हाइट, फॉर एग्जांपल ये एच हाइट है, तो इस हाइट तक पहुँचने का टाइम इसके बराबर होगा। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो आइए, ठीक है, हाँ, तो सोल्यूशन लिखिए आप इसका, एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या करे इसके अंदर। अर्थ जिसकी रेडियस कितनी है? ए है। हम सपोज कर लेते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, मान लेना आपने ओ जमीन का केंद्र है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसने इस क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है जमीन से वर्टिकली एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं इस ए पॉइंट से पार्टिकल को ऊपर फेंका हुआ है। ठीक है, किसी वेलोसिटी से। वेलोसिटी का पता नहीं है, ध्यान देना आप, वेलोसिटी के बारे में लिखा नहीं हुआ इसने कितनी है, लेकिन वो कह रहा है इतना जरूर है कि पार्टिकल कहाँ तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक। तो इसलिए मैंने क्या किया, आगे इसको डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, कि जब इस पार्टिकल को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा? सपोज कर लो आप, ये पॉइंट बी है और ये कहाँ पे है? यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? इनफाइनाइट। x का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, केंद्र से पार्टिकल की दूरी। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाने का मतलब क्या होगा? कब तक जाएगा पार्टिकल ऊपर? जब तक उसकी वेलोसिटी है, लेकिन इनफाइनाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट तक चला जाता है तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट के ऊपर जाके वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एच हाइट का टाइम कैलकुलेट करना। तो हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट सी है जिसकी ए से हाइट कितनी है? एच, और ये टाइम अपनों को कैलकुलेट करना है, और इस टाइम को हम सपोज कर लेते हैं t1।
ए से सी का टाइम कितना है t1, ये लेट कर लेना आप, ठीक है। ये भी सपोज कर लेना कि सी एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, किस टाइप का, ए से हाइट कितनी है h, एंड t1 इज द रिक्वायर्ड टाइम जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कितना है t1, और इस t1 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ओके। t1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इतने समय के बाद h हाइट पर होगा, तो ये टाइम कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। तो बट हम लोग क्या करते हैं, और क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, इस जमीन की रेडियस दे रखी है, तो सेंटर से ये है हमारे पास a, सेंटर से a तक की हाइट a लिख दो आप, रेडियस, ओके। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं t टाइम के बाद, स्मॉल t टाइम के बाद, यानी कि a से इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया, और t टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है p पर, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x, क्योंकि डिस्टेंस अपने को हमेशा सेंटर से लिखनी है, ये याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से लिखनी है आपने को, सेंटर से। तो हम सपोज कर लेते हैं t टाइम के बाद पार्टिकल p पॉइंट के ऊपर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, वेलोसिटी कितनी है v, क्यों ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आइए आप, हाँ भाई, सिंस AP इक्वल टू x इज ग्रेटर देन रेडियस, आप डायग्राम को देखिए आप, AP क्या है, रेडियस से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, और आप साइड में लिख सकते हो यहाँ पर OA इक्वल टू A, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जमीन की त्रिज्या है, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है इसने इस टॉपिक के अंदर कि दो केसेस बनते हैं, पार्टिकल जमीन के अंदर हो या फिर पार्टिकल जमीन के बाहर हो। तो आप डायग्राम देखिए, आप पार्टिकल कहाँ पे है, जमीन से बाहर है, और जब पार्टिकल जमीन से बाहर होगा और उसकी वेलोसिटी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो लिखो आप, लेट v is the velocity at point P, हम मान लेते हैं बिंदु P पर कण का वेग कितना है, v है, ये सपोज कर लेना आप, ठीक है। बिंदु P पर कण का वेग v सपोज कर लो आप। अब देखो जब वेलोसिटी है तो वो जा रहा है, जा रहा है तो उसकी मोशन है, मोशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो लिखो आप, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्या लिखा जाएगा, हाँ भी, अगर पार्टिकल जमीन से बाहर हो तो ये लिखा जाता है F इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखना होता है। और अगर जमीन के अंदर हो फिर क्या होता है, F इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। अगर जमीन से बाहर हो तो F इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे पता चलता है जमीन से बाहर है, x की वैल्यू रेडियस से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। या डायग्राम देख लो आप, जमीन से बाहर घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, और देखो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट A, बिंदु A पर, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, जमीन के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस, x बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज g इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर, म्यू अपॉन ए स्क्वायर। और अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाते, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, प्लस, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जमीन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, जी को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है अपने को, कहाँ पर, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके बाद देखो यहाँ से म्यू कितना देगा, म्यू आ जाएगा हमारे पास g²। तो ये जो है आपने कैलकुलेशन, जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे साइड में आप लिख देना एट सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के पृष्ठ के ऊपर, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर। क्या डाटा है आपके पास, f = g, x = a, इसी इक्वेशन के अंदर रखा जाएगा, माइनस को प्लस कर देना आप, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर म्यू = g × a² आएगा, म्यू की वैल्यू पुट करो आप, और f के स्थान पर आपने क्या लिखना है, v/dv/dx लिखना है। ओके, तो लिखो आप पुट f = v/dv/dx, ठीक है, ये पुट कर दो आप। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बनेगा, v/dv/dx = -ga²/x², ठीक है। ये माइनस रहेगा, लेकिन जब हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तब आपने प्लस लिखना है, ये चीज़ नोट करनी है। और म्यू का मान पुट करेंगे तो ये माइनस रखना है आपने को यहाँ पर। ओके, और इसके बाद फिर आप लोग क्या करो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। तो क्या लिखा जाएगा इसके बाद, दैट इज v/dv = -ga² और dx/x²। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो लिखिए आप ऑन इंटीग्रेशन, क्या करोगे आप इंटीग्रेशन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बनेगा v²/2, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बनेगा -g × a², और 1/x² का कितना होता है, -1/x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। बड़े ही ध्यान से चलना, देखो आप v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v²/2, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके बाद हमारे पास बनेगा v²/2 = माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ga² प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और अब अपने को डायनामिक्स के अंदर क्या करना होता है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, कहाँ पे, शुरू में, स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए है। तो ए पर अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी और एक्स, दो चीज़ों की ज़रूरत है, वेलोसिटी और एक्स। तो देखो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ, ए पर, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, उसने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी वेग से, एनी वेलोसिटी, वैल्यू नहीं दे रखी इसने। एक्स जरूर है हमारे पास ए पर, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप, रेडियस के बराबर, बट वेलोसिटी नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप, पंगा पड़ गया यहाँ, ठीक है। अपने को तो सी की वैल्यू चाहिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू डायनामिक्स के अंदर हमेशा कहाँ पे निकालते हैं, जिस पॉइंट से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है। तो ए से मोशन स्टार्ट किया उसने, ए से फेंका हुआ है ऊपर, बट ए पर तो वेलोसिटी है ही नहीं अपने पास, ठीक है। उसने सिंपल लिख दिया कि किसी वेग से फेंका जाता है, लेकिन इतना जरूर कह दिया क्वेश्चन के अंदर कि वो वह वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल इनफाइनाइट तक चला जाएगा, पार्टिकल इनफाइनाइट तक चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चौक के पार्ट को ऊपर फेंकूं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से वापस आएगा, ठीक है। कब वापस आएगा, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे ए से मोशन स्टार्ट हो रही है वैसे ही पॉइंट बी से पार्टिकल की मोशन स्टार्ट होगी, किस साइड की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। तो इसलिए फिर आप लोग क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट जो है वो ए पर हम नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों, हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है। तो फिर हम लोग इनिशियल कंडीशन कहाँ पे लगाएंगे, एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर। तो लिखो आप एट पॉइंट बी। तो ये जो है क्वेश्चन डायनामिक्स के अंदर एक सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर पार्टिकल मोशन ए से स्टार्ट कर रहे हैं
बट हम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट बी पर, बिकॉज वहाँ से भी इसकी मोशन स्टार्ट होती है नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या होगा अभी एट पॉइंट बी एक्स इनफाइनाइट, क्यों, अनंत तक जा सकता है, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, वेलोसिटी कितनी होगी 0, v बराबर 0। ठीक है, तो अब आप रखिए इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर v के स्थान पर 0, x के स्थान पर इनफाइनाइट, तो क्या आएगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी 0 इक्वल टू g a स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट प्लस c। बड़े ध्यान से चलना आपने को, v के स्थान पर 0 पुट करना है, x के स्थान पर इनफाइनाइट प्लस c, तो कुल मिलाकर के देखो अपॉन में इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा c इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0। और फिर क्या करना होता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना और वापस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना। तो लिखो आप बाई 1, समीकरण 1 से कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो आप, तो ऐसा करते क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू g a स्क्वायर अपॉन x, और c की वैल्यू 0 है। ओके, तो अब आपने क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो देखो हाँ, इसके बाद फिर लिखो आप, ठीक है, आप 2 को उस साइड में ले जाओ आप राइट के अंदर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 2 g a स्क्वायर अपॉन x, 2 को इस साइड के अंदर शिफ्ट करना, और उसके बाद फिर लिखो आप v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2g a स्क्वायर अपॉन x प्लस माइनस। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस केस के अंदर हम वेलोसिटी कौन सी लेंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, तो डायग्राम को देखिए आप, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है। देखो आप, अगर दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो v का मान क्या होता है, पॉजिटिव, अगर एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो फिर क्या होता है, नेगेटिव। और इस सवाल के अंदर देखो आप, आपके सामने है, देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, t की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, और जब दोनों इंक्रीज हो रही हो तो v की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो लिखो आप v इक्वल टू अंडर रूट 2g a स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, पॉजिटिव साइन चूज करना, और उसके बाद हम v को लिखेंगे dx अपॉन dt, क्योंकि हमारा टारगेट वेलोसिटी नहीं है, हमारा टारगेट हाइट कैलकुलेट करना है। v को dx अपॉन dt लिखना, और इक्वल टू आ जाएगा 2g a स्क्वायर अपॉन x, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अंडर रूट एक्स डी एक्स के साथ लिखिए आप, तो दैट इज अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, और अंडर रूट 2g a स्क्वायर इंटू डी टी, इसको आप ऐसा लिखिए। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दो आप, तो लिखो ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन। तो क्या होगा इंटीग्रेशन करने के बाद, देखो आप लोग एक बार इसको ऐसे लिखिए, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2g a स्क्वायर का रूट इंटू डी टी। ठीक है, और अब आप इसमें लिमिट्स लगा दो आप, देखो a पर टाइम कितना है, 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखो आप, जब p a पर होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आप, उंगली और अंगूठा मिल रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही पार्टिकल c पर जाएगा टाइम कितना हो जाएगा, t1। तो टाइम की लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, t1, 0 टू t1 स्टार्टिंग टू टारगेट। और x की लिमिट क्या हो जाएगी, देखो आप, a पर x कितना है, रेडियस के इक्वल, और c पर x कितना हो जाएगा, देखो आप, a प्लस एच। क्यों, x कहाँ से लेना है अपने को, सेंटर से लेना है। ठीक है, तो जब a है तो x की वैल्यू रेडियस के बराबर, और जब c है तो x की वैल्यू a प्लस एच। क्यों, x अपने को सेंटर से ही कंसीडर करना होता है। तो x की लिमिट हो जाएगी a टू a प्लस
एच। और अब आप इंटीग्रेशन करिए, लिमिट लगाइए और 100% आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर हाफ का, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट a टू a प्लस एच। ठीक है, और ऐसे dt का सबसे इजी इंटीग्रेशन है 2ga² अंडर रूट में, और dt का t आएगा और लिमिट कितना हो जाएगा 0 टू t1। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करो, साइड चेंज कर दो, आप इसको पहले लिखिए और लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास क्या बनेगा 2ga², ये अंडर रूट के अंदर है, और साथ में क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t1 माइनस 0, और फिर राइट हैंड साइड के अंदर इसको लिखेंगे हम, देखो 2 ऊपर जाएगा क्योंकि 3/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, दैट इज 2/3। ओके, और फिर यहां पर आएगा हमारे पास पहले अपर लिमिट a प्लस एच पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2। इससे कंफ्यूज मत हो, है ना, ये इंटीग्रेशन की लिमिट थी, ये लोअर लिमिट। ठीक है, अपने पास तो ये टर्म आ रही है, अब 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे a प्लस एच, फिर माइनस के बाद हम लोअर लिमिट लगाएंगे a। ठीक है, और अब इसके बाद इसमें कोई दम नहीं है, इसके बाद अपने को आंसर मैच करवाना है। तो क्या करोगे आप लिख सकते हो यहाँ पर 2g। अब मैं a² को अंडर रूट से बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा t1 इक्वल टू क्या आएगा 2/3 इंटू a प्लस एच पावर 3/2 माइनस a रेज टू द पावर 3/2। और अब यहाँ से आप t1 निकालिए तो t1 कितना देगा 2/3 अंडर रूट 2g इंटू a और a प्लस एच पावर 3/2 माइनस a रेज टू द पावर 3/2। अब इसके बाद आंसर देखिए आप, आंसर इसने कैसा लिखा हुआ है, आंसर इसने लिखा हुआ है बुक के अंदर। ठीक है, यहाँ 1 प्लस एच अपॉन ए लिखा हुआ है, 1 प्लस एच अपॉन ए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ए कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, ए कॉमन निकालिए आप। तो अगला स्टेप बनेगा t1 बराबर 2/3 अंडर रूट 2g इंटू ए है, देखो अंडर रूट सिर्फ 2g के ऊपर है, मल्टीप्लाई में a है, और यहाँ से आप a कॉमन निकालोगे तो a की पावर कितनी आएगी 3/2 आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन ए पावर 3/2 माइनस a रेज टू द पावर 3/2, ऐसा लिखेंगे हम, a कॉमन निकालना, यहाँ पर 1 प्लस एच अपॉन ए, और अब सारे में से कॉमन निकाल दो आप बाहर, तो अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज t1 इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2g इंटू ए, और देखो a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एच अपॉन ए पावर 3/2 माइनस 1, इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो अब कॉमन निकालने के बाद ध्यान दो आप, इसको देखो आप, पावर 1 और पावर 3/2 जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, पावर हाफ बचेगी यहाँ पर। पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो 2/3 अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2g इंटू 1 प्लस एच अपॉन ए पावर 3/2 माइनस 1, और इसके बाद आंसर मैच करवाना है अपने को, बस और कुछ नहीं। तो आंसर इसने कैसा लिखा हुआ है, लास्ट में आंसर इसने ऐसे लिखा हुआ है t1 इक्वल टू 2/3 अंडर रूट, थोड़ा सा ध्यान दो आप, थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अपॉन में अंडर रूट 2 है, ऊपर 2 है, तो अंडर रूट इस 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा 1/3 अंडर रूट
2a/g, ये बनेगा यहाँ पर। देखो आप, √a ऑलरेडी है, √g भी है हमारे पास, √2 आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2a/g का अंडर रूट, और इनटू में हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1 + h/a⁴/2 - 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मिस्टेक नहीं कर रही यहाँ पर, एक स्टेप फालतू लिख सकते हो, इसके बाद आप कैसे √2 को ऊपर शिफ्ट करो आप सबसे पहले, फिर √2 √a/√g, इनको इकट्ठा अंडर रूट के अंदर ले देना आप, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। T1 का मतलब क्या है, h हाइट का टाइम, ठीक है, और क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर h हाइट इतने समय के बाद होगी, कहने का मतलब ये टाइम कैलकुलेट करना था आपने, कहाँ से कहाँ तक का, A to C तक का। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, ओके।